हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन अड्डा। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे? केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। जितनी भी आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके लिए हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब साइंस कवर करेंगे तो साइंस के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने पहला चैप्टर देख रहे थे हम लोग पदार्थ का। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर पदार्थ। तो पदार्थ में हम लोगों ने देख लिए थे कि भौतिक पदार्थ क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, बहुत सारे पदार्थ होते हैं। एक्चुअली में पदार्थ क्या होता है? जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका आयतन होता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके अलावा हम लोगों ने देख लिया था कि जो पदार्थ होते हैं उनकी अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो भौतिक पदार्थ जो होते हैं उनकी अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जनरली इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि पहला कौन सा होता है? सॉलिड होता है, दूसरा लिक्विड होता है और तीसरा गैस होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था? सॉलिड को देख लिया हम लोगों ने, यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा सॉलिड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, तो हम लोग एक बार वापस से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने सॉलिड में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो ये देखो सॉलिड स्टेट है, हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया था कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच की जो स्पेस होती है, जो अंदर आणविक स्थान होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। इसी के साथ साथ इनके बीच का जो बल होता है, ठीक है, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि इनके बीच में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है या संपीडिता होती है, वो बहुत ही क्या होती है? ना के बराबर, बहुत ही कम होती है, या हम बोल सकते हैं कि ना के बराबर होती है। हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर सॉलिड को थोड़ा सा भी गर्म किया जाए तो ये अपना साइज क्या होता है? थोड़ा सा इंक्रीज करता है, या हम बोल सकते हैं कि ये फैलता है। ठीक है, और अगर हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे तो ये क्या होता है? अपना साइज को थोड़ा सा संकुचित कर लेगा। क्लियर? इसीलिए हम लोगों ने देखा था कि रेलवे जो ट्रैक्स होती हैं उनके बीच में गैप क्यों दी जाती हैं। ये फॉर्मूला भी पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर हम लोग रेडियस यानी कि दूरी को, दोनों के बीच की, परमाणुओं के बीच की दूरी को अगर हम बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने बोला है कि इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है किनके बीच में? सॉलिड के केस में, या हम लोग बात करें ठोस के केस में, तो यहाँ पर क्या होता है? फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनके परमाणुओं के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है? कम होती है। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोगों को देखना था हम लोगों ने लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट में भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी कि यहाँ पर जो आपकी क्या बोल सकते हैं, अट्रैक्शन फोर्स है, वो सॉलिड के केस में तो कम होता है। ठीक है, सॉलिड के केस में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स की बात करें कम, लेकिन गैस के कंपेयर में क्या होता है? ज़्यादा होता है। ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया था। लिक्विड स्टेट में हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या है, क्या चीज़ें अच्छी तरह से पढ़ लिया था हमने। तापमान अगर हम इसको देते हैं तो भी क्या होता है? तो इसके अंदर बदलाव होता है। जितना हम लोग देखें कि अगर जितना ठोस में बदलाव होता है तापमान देने पर, उतना तापमान देने पर लिक्विड के केस में इतना चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। स्टेट ऑफ मैटर यहाँ पर भी देख लिया था हम लोगों ने कि जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ये अवस्थाओं में क्या आता है? परिवर्तन आता है। ठीक है, हम लोग कल पढ़ने वाले थे पानी के बारे में। कल मैंने बताया था आपको कि अगर हम लोग लिक्विड देख लिया, हम लोग लिक्विड सारी चीज़ें देख ली, लेकिन हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि जो पानी होता है ना वो बहुत अलग होता है, वो अपनी मनमर्जी से चलता है। कल बताया था मैंने। तो यहाँ पर क्या होता है? पानी को आप कैसे करेंगे यहाँ पर? तो पानी बहुत ही अलग ही वे में चल रहा है, उसके अलग ही नाटक है यहाँ पर। तो पानी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं क्या होता है पानी में। देखो, तो हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा होता है आपका पानी, या पानी के केस में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, या वाटर। ठीक है, वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? H2O बोलेंगे, या H2O। अब ये जो पानी है ना, इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि पानी होता तो एक लिक्विड है, होता वो तरल अवस्था में है, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग 2 तरह के ग्राफ बनाते हैं। हम लोगों ने लिक्विड केस में क्या बात करी थी कि ये जो लिक्विड केस में है D = m/v, ये फॉर्मूला तो अच्छी तरह से याद होगा। घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो हम लोगों ने क्या बोला था कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को जब हम बढ़ाते हैं तो उसका जो आयतन होता है वो थोड़ा सा क्या होगा? ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। यही पढ़ा था हम लोगों ने। अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो उसका जो आयतन होता है वो थोड़ा सा क्या होता है? बढ़ता है। अब आयतन अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है जो आपका घनत्व होगा वो थोड़ा सा कम होगा।
ठीक है, यही चीज पढ़ी थी हम लोगों ने। लेकिन पानी के केस में हम क्या बात करें, देखो यहाँ पर हम लोग क्या रख लेते हैं, वॉल्यूम को रख लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग किसको रख लेते हैं, टेम्परेचर को रख लेते हैं। ये हम लोगों ने ले लिया एक्स एक्सिस और ये हम लोगों ने क्या ले लिया, वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये दोनों एक्सिस में क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग बात करें तो अगर ये वॉल्यूम को हम लोग लेकर के चलेंगे ना, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को क्या करेंगे, यहाँ पर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना, तो कुछ टाइम तक तो क्या होगा, ये जो वॉल्यूम है ना, ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। क्या होगा, वॉल्यूम कम होना शुरू होगा। लेकिन हम लोगों ने क्या बात करी कि तरल अवस्था में क्या हो रहा है, जैसे जैसे अगर हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तापमान को जब हम बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर लिक्विड में तो ये पढ़ा हम लोगों ने, लेकिन पानी के केस में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को जब बढ़ाएंगे ना यहाँ पर, तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, कैसे कम हो रहा है, यहाँ पर देखो हम लोगों ने 0 डिग्री सेल्सियस है, ये टेम्परेचर आप डिग्री सेल्सियस में ले लेते हैं। डिग्री हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया, यहाँ तक। तो यहाँ तक आते आते जो टेम्परेचर है ना आपका, वो क्या होगा, यहाँ पर वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, आपका कम हो जाएगा। कहाँ तक कम होगा, तो ये समझो कि जब ये 4 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद जब आप इसको और टेम्परेचर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वापस से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्या बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो आयतन है, वो बढ़ना वापस से शुरू हो जाएगा। ये पानी के केस में होता है। क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, वैसे ही वैसे इसके आयतन में बदलाव हो रहा है, लेकिन इसका आयतन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब कहाँ तक कम होगा, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा। आ रही बात समझ में। और दूसरी चीज है कि यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जब आप 5 डिग्री सेल्सियस, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 पर जाएंगे तो इसका वॉल्यूम वापस से क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है, ये हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़े से दूर दूर जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये जब दूर दूर जाना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आयतन में तो बदलाव आएगा ही, और आयतन कैसे होगा, फैलेगा, तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज समझ में आएगी। तो ये पानी के केस में हम लोगों ने देख लिया, क्लियर है इतनी चीजें। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि वॉल्यूम यानी पानी के केस में पहले वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, और फिर क्या होगा, ये बढ़ेगा। ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, मिनिमम होता है। ये नीचे नीचे आ रहा है, सबसे पहले वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है, आयतन उसका कम हो रहा है। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, जब कम होगा, कहाँ तक कम होगा, तो इसको ले लेते हैं हम लोग मिनिमम। ठीक है, तो पानी का जो आयतन है, ठीक है, वो सबसे कम कहाँ पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, कहाँ पर कम होगा, सबसे ज्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर कम होगा। आ रही बात समझ में। अब ये जो वॉल्यूम है वो तो हम लोगों ने देख लिया। दूसरा हम लोग देख लेते हैं इसी के कंपेयर में डेंसिटी को, यानी कि घनत्व को। अब इन दोनों में रिलेशन हम देख रहे हैं कि जो डेंसिटी होता है उसके बीच में और जो वॉल्यूम है उनके बीच में कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा संबंध है। ठीक है, अब उल्टा संबंध है तो क्या बोल रहे हैं हम लोग कि वॉल्यूम यहाँ पर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो यहाँ पर जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो बढ़ेगा नहीं क्या, वो बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका हम लोग एक और ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक एक्सिस पे क्या ले लिया है, टेम्परेचर ले लिया है, और एक एक्सिस पे हम लोगों ने क्या ले लिया है, डेंसिटी को ले लिया है। क्लियर यहाँ तक का। तो यहाँ पर जैसे जैसे टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे थे वैसे वैसे वॉल्यूम तो कम हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगा। ठीक है, अब कब तक बढ़ेगा ये, जब तक ये क्या आ जाए, 4 डिग्री सेल्सियस पर नहीं आ जाए, 4 डिग्री सेल्सियस पर नहीं आ जाए। 4 के बाद जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, 5, 6, 7, 8 डिग्री पे जाते हैं, तो यहाँ पर अगेन क्या होगा, यहाँ पर डेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी, घनत्व उसका कम होना शुरू हो जाएगा। ये ग्राफ समझ में बहुत अच्छी तरह से आ रहा होगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अगर वॉल्यूम को हम लोग कम करते हैं तो डेंसिटी यहाँ पर क्या होगी, बढ़ेगी। पानी का जो घनत्व है वो एक लेवल तक बढ़ते बढ़ते चले जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं कि पानी का अधिकतम जो घनत्व होता है वो कहाँ पर होगा, कौन से टेम्परेचर पर होगा, तो ये कौन से टेम्परेचर पर होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा।
यहाँ तक ये दोनों ग्राफ आई होप बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। लिक्विड के केस में या तरल के केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जैसे ही हम टेम्परेचर या तापमान बढ़ाते हैं तो जो वॉल्यूम है यानी कि आयतन है उसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हमेशा बढ़ता चला जाएगा। 0 से 1 तक 100 डिग्री तक जाएंगे तो वॉल्यूम क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन पानी के केस में उल्टा है, जब आप 0 से 4 डिग्री तक जाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा और 4 के बाद क्या होगा, फिर बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि पानी के अलग ही नखरे हैं, वो अलग चल रहा है अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहीं पर देखो ये दोनों में यही बताया गया है। ये किसका ग्राफ है, ये वॉल्यूम का ग्राफ है, पहले कम होगा और फिर ये बाद में बढ़ेगा। और ये किसका ग्राफ है, डेंसिटी का ग्राफ है। जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा, ये बढ़ेगा और फिर क्या होगा, कम होगा। कौन से डिग्री टेम्परेचर पर, तो ये याद रखना है आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज बताई गई है, देखो तो ये जो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो देख लिया हम लोगों ने, लेकिन अधिकतम घनत्व कितना होगा उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू तो होनी चाहिए ना। कितना होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसी को आप ऐसे ही याद रखना क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है। ये एक पर्टिकुलर डाटा है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो पानी का अधिकतम घनत्व, पानी का अधिकतम घनत्व कहाँ कितना होगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब होगा। आई बात समझ में। अब आप इसको ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं, सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोलो आप, या फिर 1000 kg पर मीटर क्यूब बोलो, ये दोनों ही क्या है, सही है। अब एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा तो आप इसी डाटा को याद रखिएगा, ठीक है। अधिकतम घनत्व इतना होता है और किस टेम्परेचर पर होता है, तो ये हमको याद रखना है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पर एक और चीज बता दी गई है कि यहाँ पर क्या बता रहा है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर, देखो 4 डिग्री सेल्सियस पर, या हम इसको फ़ारेनहाइट में भी नाप सकते हैं 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। क्या होगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी का जो घनत्व होगा वो अधिकतम होगा यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस पर, और जो पानी का आयतन होगा ना वो क्या होगा यहाँ पर, मिनिमम होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। तो पानी का जो आयतन है वो न्यूनतम कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर, और पानी का जो घनत्व है वो अधिकतम कब होगा आपका, 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ, आइस हैज लेस डेंसिटी देन वाटर एंड मोर वॉल्यूम देन वाटर। क्या बात बोल रहे हैं हम लोग कि जो आइस है आपकी, जो बर्फ का टुकड़ा है, इसके पास क्या होगा, डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पर कम होगी। किसके कंपेयर में, यहाँ पर पानी के कंपैरिजन में। यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, जल ले लेते हैं। ये पानी है और ये क्या है, बर्फ है। ये क्या है आपका, बर्फ का टुकड़ा है, आइस है, और ये क्या है आपका, पानी है। तो ये दोनों में अगर हम देखेंगे तो इसका डेंसिटी क्या होगा, घनत्व क्या होगा, कम होगा, और इसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। अब घनत्व के कंपेयर में अगर हम वॉल्यूम को देखेंगे तो ये दोनों हमेशा ऑपोजिट ही काम कर रहे हैं। तो घनत्व क्या है, कम है, तो वॉल्यूम इसका क्या होगा, ज्यादा, और पानी का वॉल्यूम क्या होगा, हमेशा कम होगा। ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक। तो क्या बोला जा रहा है कि जो आइस है, अब ये कम डेंसिटी है इसकी, इसीलिए जब कभी भी आप पानी के ग्लास में जब आइस क्यूब्स ऊपर से डालेंगे तो आइस क्यूब्स नीचे डूबते नहीं हैं, ठीक है, वो ऊपर ही क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। ये हमेशा याद रखना। क्यों तैरते रहते हैं, तो यहाँ पर याद रखना कि पानी क्या होता है, ज़्यादा घना होता है आइस के कंपेयर में, ठीक है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा घनी होगी या जिसका जितना ज़्यादा घनत्व होगा वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। अब पानी का घनत्व ज़्यादा होता है या लोहे का घनत्व ज़्यादा होता है, ये हम पता कर सकते हैं अच्छी तरह से। लोहा पानी में डूब जाता है तो लोहे का घनत्व ज़्यादा होगा, ठीक है। लकड़ी का घनत्व ज्यादा होता है या पानी का घनत्व ज्यादा होता है, तो लकड़ी जो होती है वो पानी के ऊपर तैर जाती है, इसलिए पानी का घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा, और लकड़ी का कम होगा। आइस क्यूब्स पानी के ऊपर तैरते हैं, इसीलिए आइस का घनत्व क्या होता है, बर्फ का घनत्व क्या होता है, हमेशा कम होता है, और पानी का घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। अब घनत्व अगर ज्यादा होगा, यहाँ हम बात करें कि आइस का जो घनत्व है, डेंसिटी जो है वो कम है, तो वॉल्यूम भी तो बढ़ रही है,
वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि हम बात कर सकते हैं कि वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को हम आयतन बोल रहे थे। तो जो आइस है वो जितना स्पेस पानी घेर रहा था उससे ज्यादा जगह लेगा ये, ठीक है, उससे ज्यादा जगह लेगा। तो हम लोगों ने देखा होगा कि जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें आती हैं, जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती हैं तो ऊपर से थोड़ी सी क्या होती है, खाली छोड़ दी जाती है। वो खाली इसीलिए ही छोड़ दी जाती हैं क्योंकि आइस की जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसको कभी कभी ठंडा करने के लिए हम लोग फ्रीज़र में भी रख देते हैं, और फ्रीज़र में रख के क्या करते हैं हम लोग, भूल जाते हैं। जब हम इसको भूल जाएंगे तो जो पानी है उसके अंदर भरा हुआ वो किस में बदलना शुरू होगा, आइस में बदलना शुरू होगा। और इतना हम लोगों ने पढ़ा कि जो आइस है उसका घनत्व कम है लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब अगर बढ़ा, अगर हमने पूरी तरह से फुल भर दी तो उस जो प्लास्टिक की जो बॉटल है उसके अंदर क्रैक आना शुरू हो जाएंगे। ये बात समझ में, तो ये हमेशा याद रखना। आइस रोलर पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, कुछ ऐप है मीशो वगैरह, या आप इस पे देख लेना, गूगल करके देख लेना, एक आइस रोलर आता है, ठीक है। आइस रोलर कैसा आता है कि आप उसको पानी भर दीजिए और उसको आप फ्रीजर में रख दीजिए, उसका आइस बन जाएगा और उससे आप क्या कीजिए, फेस पे मसाज करो, ठीक है। तो ये एक आइस रोलर आता है। अब ये आइस रोलर हमेशा क्या आता है, रबर का बना हुआ आएगा। क्यों आता है रबर का बना हुआ, क्योंकि रबर के अंदर इलास्टिसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इलास्टिसिटी अगर ज़्यादा होगी तो पानी का अगर बर्फ़ बन रहा है तो उसके अंदर स्ट्रेचेबल क्या होगा, वो हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कड़क चीज़ के अंदर जब आप बनाते हैं, जमाते हैं, या सिंपल आप अगर स्टील की बॉटल भी ले लेंगे ना, तो स्टील की बॉटल भी जो नीचे से होती है ना, उसका जो तला होता है वो थोड़ा सा फूल जाता है जब आप पानी के अंदर बर्फ़ अगर जमा देंगे तो। आई बात समझ में, तो ये इस तरह से काम करता है, तो ये आपको याद रखना है अच्छी तरह से। क्लियर, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। तो पानी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ पर गैसियस स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, गैस स्टेट। तो गैस स्टेट में आपको क्या याद रखना है, तो यहाँ पर देखो क्या पहले लिखा हुआ है कि किसी दिए गए तापमान पर, सबसे इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर यही है, ठीक है, किसी दिए गए तापमान पर, यानी कि एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है। गैस का ना तो कोई निश्चित आकार होता है और न ही निश्चित क्या होता है, आयतन होता है। पहला पॉइंट समझ में आया। पहला पॉइंट में ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग गैस लेते हैं, कोई भी गैस लेंगे, गैसेस स्टेट की अगर हम बात करेंगे, तो क्या बोल रहे हैं कि गैस का ना तो कोई एक निश्चित क्या होता है, आकार होता है, यानी कि इसका जो शेप होगा वो कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है, और ना ही इसका एक निश्चित क्या होता है, आयतन होता है। कोई इसका जो वॉल्यूम होता है वो भी इसका क्या होगा, फिक्स नहीं होगा, ठीक है। गैस के पास अपना कोई आकार होता है क्या, आप गैस को किसी भी बर्तन में डालो वो उस बर्तन का आकार ले लेगा, तो इसका शेप फिक्स नहीं है, मतलब कोई निश्चित आकार नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें कि आयतन, क्या इसका आयतन फिक्स होता है क्या, आप जिस बर्तन में डालेंगे ये उतने बर्तन का क्या ले लेगा, आयतन ले लेगा, फिक्स ले लेगा, ठीक है। अब ये फिक्स नहीं होता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं जितने बर्तन का होगा, जैसे मान लो आपने 1 किलो बर्तन लिया, उसके अंदर आप अगर आप गैस भरते तो वो 1 किलो का ही शेप ले लेगा या 1 किलो के अंदर पूरा फैल जाएगा। तो उसका जो आयतन होता है ना वो भी कोई फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है गैस का। तो यही चीज यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक और चीज यहाँ पर लिखी हुई है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि गैसों में जो है अधिक अंतर आणविक स्थान होता है। गैसों में अधिक अंतर आणविक स्थान होता है, या हम बोल सकते हैं जो संपीड़ितता होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। कैसे होती है, तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि क्या बात कर रहे हैं, गैसों के जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, इन्हीं को बोल रहे हैं हम लोग अंतर आणविक स्थान। इनको क्या बोल रहे हैं हम लोग, अंतर आणविक स्थान बोल रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है ना वो बहुत ज्यादा है, इन दोनों के बीच, मतलब जो वो मॉलिक्यूल्स हैं, या हम बात करें गैसों के बीच में जो अणु हैं उनके बीच का जो स्थान है ना वो बहुत ज्यादा है, या हम किसको बोल देंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब जो स्थान है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ये जो फोर्स होगा, यानी कि इनके बीच में जो बल लग रहा होगा वो तो ना के बराबर ही होगा, या हम बोल सकते हैं होगा ही नहीं। इनके बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा।
ऐसे ही सेम हम लोगों ने सॉलिड का देखा था उल्टा, कि इसके जो मॉलिक्यूल है वो बहुत ज्यादा पास पास है, अंतर आणविक स्थान बहुत ज्यादा कम है, तो इनके बीच में लगने वाला जो बल होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। तो बस यही पॉइंट बोल रहे हैं वहां पर। ठीक है, तो अंतर आणविक स्थान क्या होगा यहाँ पर बहुत। अब संपीडिता क्या होती है, संपीड़न क्या होता है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, संपीडिता क्या होती है कि किसी चीज को हम कितना दबा सकते हैं वो होता है उसका संपीडिता। अब गैस को आप कितना भी दबा सकते हैं, कितना भी मतलब बात करें, गैस को हम लिक्विड में लेकर के आ सकते हैं, गैस को हम सॉलिड में ले सकते हैं, इतना आप क्या कर सकते हैं उसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसकी जो संपीडिता होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, और सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, ना के बाद हम लोगों ने पढ़ा था नगण्य संपीडिता होती है ठोस की। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम लोग क्या बात कर रहे हैं अब यहाँ पर, नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द फोर्स यहाँ पर बात करते हैं हम लोग गैस कणों के जो बीच आकर्षण बल होता है, वही चीज बोल रहे हैं यहाँ पर। गैस कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, और वे अनियंत्रित रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं। अनियमित रूप से क्या करते हैं, वो गति करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, आवारा कण बोलते हैं हम लोग उनको। तो वो क्या है, इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको पकड़ने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, उदाहरण में दे दिया गया है नाइट्रोजन, आर्गन, ये सब गैसें क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर याद रखो। चलो एग्जाम्पल में भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर क्लियर है। क्या है, एयर है, हीलियम है, ओजोन है, वाटर वेपर्स जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या है आपके, ये आपकी गैसेस हैं। ठीक है, चलो एक और चीज देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ठोस और तरल के विपरीत। ठोस और तरल के विपरीत यानी उनके विपरीत काम करेगा। क्या करेगा, तापमान परिवर्तन से अत्यधिक प्रभावित होती है क्या, गैस। कोई भी गैस जो होगी उसके जो मॉलिक्यूल है वो अगर इतनी दूर दूर है, ठीक है, और अगर इनको हम लोगों ने थोड़ा सा भी गर्म करना शुरू किया तो ये क्या हो जाएंगे, इनके जो कण होंगे वो बहुत ज्यादा दूर दूर चले जाएंगे, बहुत ज्यादा दूर दूर चले जाएंगे। तो अगर हम बात करें सॉलिड की, अगर हम बात करें लिक्विड की, इसके कंपेयर में इनके जो गुण हो, इनके जो कण होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। क्या, किससे प्रभावित होते हैं, वो तापमान से प्रभावित होते हैं। यहाँ तक की जो पॉइंट है वो गैस स्टेट में समझ में आया होगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी गई है एक छोटे से चार्ट में। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो एक हम लोगों ने पढ़ा कि सॉलिड जो होता है उसका क्या कोई फिक्स शेप होता है क्या, तो हाँ, इसका एक फिक्स शेप होता है, आकार इसका निश्चित होता है। आयतन इसका क्या होता है, निश्चित आयतन होता है। ये आकार है और ये आयतन है, इस दो को बात बता रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका आयतन क्या होता है, आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। लेकिन अगर हम लिक्विड के केस में ही देख लें यहाँ पर, तो इसका ना तो कोई आकार होता है और लेकिन इसका जो आयतन क्या होता है, सॉरी, इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर फिक्स होगा। दो चीजें समझ में आ गई। लिक्विड में क्या होता है कि इसका शेप तो नहीं होता कोई, क्या आकार तो इसका कुछ नहीं होता है, लेकिन इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। 1 लीटर पानी 1 लीटर पानी ही रहेगा, उसका कोई नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, और किसी भी बर्तन में कर लो 1 लीटर पानी 1 लीटर ही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले। लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो गैस में, गैस का ना तो कोई आकार होता है और ना ही कोई आयतन होता है। ये पॉइंट हम लोगों ने एक समराइज करके यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म में क्या है बता दिया गया है कि आपको ये सब चीजें क्या है याद रखनी है। क्लियर इतनी चीजें। चलो अब हम लोगों ने सॉलिड पढ़ लिया है, गैस पढ़ लिया है, लिक्विड पढ़ लिया है। अब एक नई स्टेट की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, किसकी, प्लाज्मा की। प्लाज्मा स्टेट में हम लोग ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है, एक आयोनाइज्ड गैस होती है, एक आयनीकृत गैस होती है। ठीक है, कब होती है ये, जब हम गैस को भी बहुत ज्यादा तापमान प्रोवाइड करेंगे, तापमान देना शुरू करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, प्लाज्मा में वो बदल जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि प्लाज्मा में जो होता है वो धन आवेशित आयन जो होते हैं वो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की संख्या के लगभग समान होते हैं। ठीक है, लगभग समान होते हैं। क्या बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन, ये जो प्रोटॉन, यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं हम लोग, तो बीच में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो धन आवेशित आयन यानी
पॉजिटिव आयंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, जब पहले हम लोगों ने प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा देखा था, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स या हम बोल सकते हैं आयंस जो हैं वो कौन से पाए जाते हैं, पॉजिटिव आयंस पाए जाते हैं। लेकिन गैस के कंपेयर में गैस में कौन से पाए जाएंगे, तो गैस में हम लोग बात करें उदासीन पाए जाते हैं, न्यूट्रल पाए जाते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल कणों से मिल करके या न्यूट्रल अणु से, या हम बात कर सकते हैं उदासीन अणुओं से मिलकर के क्या बनी होती है, आपकी गैस बनी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये धन आवेशित, यानी कि इनके अंदर आपको पॉजिटिव आयंस देखने के लिए मिलता है। अब एक चीज यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड कर दी है कि जो पॉजिटिव आयंस हैं वो किसके बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, जिनके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपको इतना याद रखना है प्लाज्मा के बारे में। चलो प्लाज्मा, और पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है, प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है जिसमें गैसों पर विद्युत एवं चुंबकीय का प्रभाव सर्वाधिक होता है, ठीक है, मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर जो आपको मैग्नेटिक पावर होती है, इलेक्ट्रिसिटी पावर होती है, वो प्लाज्मा में आपको सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी सॉलिड, लिक्विड और गैस के कंपेयर में। आ रही बात समझ में। और यहाँ पर एक और चीज़ देखो, यहाँ पर लिख दी गई है कि बहुत ज़्यादा उच्च तापमान पर निर्मित होने वाला जो प्लाज्मा होता है, ये किस में पाया जाता है, आपके तारों में पाया जाता है, स्टार्स में पाया जाता है, ठीक है। ये बहुत उच्च तापमान जब आप इसको देंगे ना, तब आपका गैस से किस में बदलेगा, ये प्लाज्मा में बदलना शुरू होगा। क्लियर। या प्लाज्मा में जब ये बदल जाता है। अब ये जो प्लाज्मा है ना, वो किस में पाया जाता है, आपके तारों में पाया जाता है। अब हम तारा, सबसे फेमस तारा हम किसको जानते हैं, हमारा सूर्य को, ठीक है। हमारा जो प्यारा सूर्य है या सन है, वो क्या है, एक तरह से आपका प्लाज्मा है, ठीक है तो वो स्टार, लेकिन कौन सी स्टेट में है, वो सॉलिड है क्या, या वो लिक्विड है क्या वो गैस है, नहीं, वो क्या है, प्लाज्मा है। आई बात समझ में। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, जितने भी स्टार्स होते हैं वो सब कौन सी स्टेट में होते हैं, स्टार्स के प्लाज्मा की स्टेट में होते हैं। अब एक और चीज यहाँ पर देखो कि पृथ्वी के जो ऊपरी वायुमंडल में जो प्लाज्मा और परमाणु कणों के बीच की जो प्रतिक्रिया होती है, क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी के ऊपरी, हम लोग सब जानते हैं कि अर्थ के ऊपर क्या होता है, एक वायुमंडल पाया जाता है, एक एटमॉस्फेयर पाया जाता है, सिंपल समझ में आया। उसमें क्या होता है, प्लाज्मा और परमाणु कणों के बीच में क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है। प्लाज्मा यानी समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा क्या है, हाई टेम्परेचर है वहां पर। अब वो हाई टेम्परेचर और वहां पर पाए जाने वाले कुछ परमाणु कण हैं, ठीक है, उनके बीच में कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे क्या बनता है, अरोरा बोरोलिस बनता है। ये नाम किसी ने सुना है क्या कभी पहले, तो ये बताओ, अरोरा बोरोलिस, हम लोग इसको ऑरोरा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑरोरा बोरोलिस क्या होता है, यहाँ पर ये क्या होता है, उत्तरी प्रकाश के लिए जिम्मेदार होता है। अब ये उत्तरी प्रकाश क्या होता है, तो हम लोग यहाँ से समझते हैं कि इस तरह का जो डायग्राम, जो चित्र है, वो आप लोगों ने कभी देखा है क्या पहले, इस तरह की लाइटनिंग वगैरह न्यूज में भी आता होगा बहुत बारी के भाई इस तरह से देखा गया है उत्तरी प्रकाश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसी को बोला जाता है क्या, ऑरोरा बोरोलिस। इसी को क्या कहा जाता है, ऑरोरा बोरियोलिस कहा जाता है, ठीक है। तो ये किसके लिए है, ये प्लाज्मा और परमाणु कणों के बीच में अगर कुछ रिएक्शन हो रहा है, प्रतिक्रिया हो रही है, तो उसके लिए, उसके रिजल्ट के तौर पे, उसके फलस्वरूप क्या बनता है, ये ऑरोरा बोरोलिस बनता है। आई बात समझ में। चलो आगे चलते हैं, एक नई स्टेट एक और पढ़ लेते हैं आज हम लोग, क्या, फिफ्थ स्टेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। एक नई स्टेट आपको देखने के लिए, सॉलिड पढ़ लिया, लिक्विड पढ़ लिया, गैस पढ़ लिया, प्लाज्मा भी पढ़ लिया हम लोगों ने। एक स्टेट एक और है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये क्या होती है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बता रहे हैं कि सत्येंद्रनाथ जो बोस हैं, हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, सत्येंद्रनाथ बोस ने सबसे पहले एक क्या दिया, एक थ्योरी दी, ठीक है, एक उन्होंने थ्योरी दी, उसके पीछे उन्होंने रिसर्च किया बहुत ज़्यादा, क्या होता है, कैसे होता है। तो उन्होंने एक नई स्टेट के बारे में, एक नई अवस्था के बारे में बताया, जिसको बोलते हैं हम लोग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, या इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BEC, ठीक है। जिसके आधार पर एल्बर्ट आइंस्टीन ने 1924 और 1925 में इसको क्या किया, लोकप्रिय बनाया,
ठीक है। उन्होंने आगे जाकर के क्या है, इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दिया। तो क्या डिस्क्राइब किया उन्होंने कि 0 केल्विन पर, क्या टेम्परेचर है 0 केल्विन पर, या हम बात करें -273 डिग्री सेल्सियस पर जब आप जाते हैं तो कौन सी स्टेट आ जाती है, कौन सी अवस्था आ जाती है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट आ जाता है। ठीक है, कौन से टेम्परेचर पर मिल रहा है, या -273 डिग्री सेल्सियस पर मिल रहा है। क्लियर है, आई बात समझ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। देखो एक और चीज हम लोग यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लेते हैं, चलो इसी में समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि when the matter is in BEC it has zero viscosity। ठीक है, it has zero viscosity, ये क्या है, जीरो है। विस्कोसिटी यानी श्यानता होता है, श्यानता यानी अब आप इसको और नहीं दबा सकते, सॉलिड को आप और दबा सकते हैं, बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं। अगर कुछ आयरन है या लोहे का अगर कोई बॉक्स है तो उसको आप फीड फीड करके लोहे की चादर भी बना सकते हैं, बहुत चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम लोगों ने उसको इतना ठंडा किया, किस टेम्परेचर पे लेकर के चला गए हम उसको, -273 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 0 केल्विन पे लेकर के चले गए। उस टेम्परेचर पर जाने के बाद अब जो होगा उसका विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, श्यानता क्या हो जाएगी, 0। अब आप उसको और गाढ़ा नहीं कर सकते, यहाँ से बाद अब जो परमाणु होंगे वो और ज़्यादा कंप्रेसिबल या संपीड़न नहीं होंगे। आई बात समझ में। तो ये वो वाली बात बोल रहे हैं, क्लियर। तो इसमें यहाँ पर जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है, 0 हो जाएगी। चलो आगे नेक्स्ट क्या टॉपिक क्या बोल रहे हैं कि इस अवस्था में परमाणु अणुओं के समान दिखाई देते हैं। क्या होता है यहाँ पर, जो छोटे छोटे जो परमाणु होते हैं ना आपके, ये जो परमाणु होते हैं ये आपके क्या होते हैं, एक हो जाते हैं। अब यहाँ आपको अलग अलग परमाणु नहीं मिलेंगे। एक बात समझो कि अगर कोई भी स्टेट है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कोई भी स्टेट है, ठीक है, तो उसमें जो परमाणु होते हैं ना उनके अंदर एक एनर्जी होती है, एक ऊर्जा होती है। ठीक है, ये जो ऊर्जा होती है इसको हम लोग गतिज ऊर्जा बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इधर उधर क्या करते हैं, गति कर रहे होते हैं। अब ये गति कर रहे होते हैं, लेकिन जब कभी भी हम लोग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट वाली अवस्था में आ जाते हैं तो ये जो अणु, ये जो परमाणु होते हैं ये गति करना बंद कर देते हैं। अब जब ये गति करना बंद कर देंगे तो ये जो परमाणु है ना छोटे छोटे, वो किसकी तरह दिखाई देंगे, आपको अणुओं के समान दिखाई देंगे। तो ये याद रखना, जब बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था आती है तो इसमें जो परमाणु होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, आपको अणुओं के समान दिखाई देते हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। चलो एक और पॉइंट है, देखो यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम लोग इसको। यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छी तरह से, क्या लिखा है यहाँ पर, इस अवस्था में जो परमाणु हैं अणुओं के समान दिखाई देते हैं, क्योंकि परमाणु के बीच की जो गति होती है वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ यहाँ पर। चलो इसको बहुत अच्छी तरह से हम यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कैसा समझ में आएगा आपको, तो ये जो डायग्राम है देखो, यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है ना वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, और धीरे धीरे ये जो परमाणु होंगे वो क्या हो जाएंगे, अणुओं में बदलना शुरू हो जाएंगे। कैसे होंगे, क्या होंगे, अब इसको हम लोग और कल डिटेल में समझेंगे अच्छी तरह से। तो अभी इतना समझ लो कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर परमाणु इस तरह से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो को कल में अच्छे से प्ले करेंगे हम लोग, तब देखेंगे अच्छी तरह से कि कैसे कैसे टेम्परेचर को कम किया जाता है और ये जो परमाणु घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं ना वो कैसे अणु में बदल जाते हैं। ठीक है, तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट समझ में आ गया हो, ये 5 स्टेट हम लोगों ने पढ़ी है। बाकी अब हम लोग कुछ कॉमन टेम्परेचर्स हैं, ये सब हम लोग बाकी कल चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, कैसे चेंज होता है, कैसे टेम्परेचर को बदल देते हैं एक दूसरे में, ये सब हम लोग कल और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर, तो अब मिलते हैं हम लोग कल अपनी अगली क्लास में।